अब हम नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने ना इस टॉपिक को थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं रेजिस्टिविटी को लेकर। ठीक है, वहां से ना हम लोगों के पास क्या इक्वेशन रही है, हम लोगों को पता है कि वी नो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो ये इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। अब इस इक्वेशन को हम लोग इससे कंपेयर करा है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को बेसिकली क्या है, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें r इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई स्क्वायर, रिलैक्सेशन टाइम, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग करेंगे इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करो, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो r की जगह r है, l बाई ए की जगह l बाई ए है। सो देयरफॉर वी कैन से रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई स्क्वायर और रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोगों के पास। अब इसको और अगर हम ध्यान से देखें तो क्लियरली वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/n यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, एंड और इसी को अगर हम कहें कि ये ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/tau के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलैक्सेशन टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, तो अब देखो इसमें भी फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने लिखा नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम वही कहानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पहली चीज ये। ठीक है, दूसरा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम और आयंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी भी क्या है, वो हमारे पास बढ़ के आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ी है कब, जब टेम्परेचर बढ़ा है, तो इसके लिए भी एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, जैसे हमने किसके लिए लिखा था, रेजिस्टेंस के लिए। तो ये तो वो टेम्परेचर है जिस पे रेजिस्टिविटी बढ़ी है, ये या तो रूम टेम्परेचर है या कोई गिवन टेम्परेचर रहेगा, या ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। प्लस हमने लिखा अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम अब ये मान लें कि इफ चेंज इन टेम्परेचर क्या है, इज वेरी स्मॉल। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर बहुत ही स्मॉल है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल नेग्लेक्ट टू डेल्टा टी। तो हमने डेल्टा टी को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, डेल्टा टी का भी क्या, डेल्टा टी के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गई। अब ये क्या है हमारे पास, ये है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये लिखा हमने कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बारे में हमें देखना है कि अगर ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो अगर हम देखो किसके में लिख रहे हैं, कि अगर हम लिखें कि 4 मेटल्स, तो मेटल्स के केस में ये जो कोफिशिएंट होता है दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 में अगर एक पॉजिटिव वैल्यू का ऐड ऑन करेंगे तो वो वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 वो अगर है तो उसकी अगर डेल्टा नॉट में मल्टीप्लाई करेंगे रो नॉट में, तो ये वैल्यू क्या है, ये बढ़ के आएगी। तो अगर मेटल्स के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, वो बढ़ के आएगी। ठीक है, वहीं अगर हम किसके लिए लिखें, सेमीकंडक्टर, तो हम लोगों ने लिखा फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर हम इन दोनों के लिए देखें तो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि 1 में से ये नेगेटिव वैल्यू को माइनस करेंगे तो 1 से कम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो ओवरऑल वैल्यू आने वाली है वो क्या रहेगी, डेल रो नॉट से क्या रहेगी, वो छोटी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या है, कम होगी। सेम वे में क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की इक्वेशन भी इसी तरीके से है। और यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टिविटी के बारे में। अब इसके ना हमें कुछ ग्राफ देखने हैं जो कि ग्राफ एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, एक एक नंबर में आते हैं वो ग्राफ, एमसीक्यू में भी हो।
ठीक है, तो हम ग्राफ देखो किस किस के लिए देखेंगे। ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं एक तो मेटल के लिए, एक ग्राफ हम बनाएंगे सेमीकंडक्टर के लिए, और एक ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोगों ने बनाया ग्राफ बनाया फॉर कॉपर। कॉपर के लिए जो हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ देखो किसके वर्सेस बना रहे हैं, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर हम कॉपर के लिए ग्राफ बनाए तो ये तो आ गया टेम्परेचर जो कि एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी। तो कॉपर का ग्राफ है ये इस तरीके से, ये हो गया कॉपर के लिए। ठीक है, नाइक्रोम वायर के लिए अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक, तो नाइक्रोम जो ग्राफ होता है ये हो गया रेजिस्टिविटी इधर, टेम्परेचर इधर, तो इसका ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक, वहीं अगर हम मैग्नीन के लिए बनाएंगे तो मैग्नीन के लिए अगर हम बनाते हैं तो ये ग्राफ जाएगा इस तरह से। ठीक, ये हो गया टेम्परेचर, तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, तो तुम लोगों को करना क्या है कि तुम लोगों को ना ये बताना है कि नाइक्रोम और मैग्नीन में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि एलॉय किस किस के बने हुए, ये ना कमेंट में बताना। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पहले सेक्शन के लिए। अब दूसरे सेक्शन में देखो कि अगर हम लिखें कि जैसे ये हमने मेटल्स के लिए बनाए, तो अगर हम लिखें कि भाई जैसे सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर और उसके लिए हम लोगों ने देखा है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है, वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशन है, और जितने भी इनवर्स के ग्राफ रहेंगे, जितने भी इनवर्स रिलेशन के ग्राफ हैं, वो सारे कैसे बनते हैं, वो इस तरीके से बनते हैं। तो ये होगी रेजिस्टिविटी और ये हो गया हम लोगों के पास क्या, टेम्परेचर। ठीक है, वहीं सेम वे में हम किसके लिए आए, हम लोग आ गए यहाँ पर फॉर इंसुलेटर। अब देखो इंसुलेटर के लिए भी क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या है, कम होगी। ठीक है, अब इसके लिए भी ग्राफ क्या है, सेम वे में यही ग्राफ इसके लिए भी बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया, तो ये रेजिस्टिविटी हो गई, ये हो गया हमारे पास क्या, ग्राफ। एक एरो इधर दिखा दिया, एक तरफ ये एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या है, कम हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, अगर एरो इधर की तरफ लगा है तो देखो एरो अगर इधर की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो एरो को भी थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टिविटी क्या है, कम। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया तुम्हारे पास किसके लिए, ये मेटल्स के लिए हो गया, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। तो ये सारा का सारा ये रेजिस्टिविटी के लिए ही है, तो तुम लोगों को ना इसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट क्या रहेगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट रहेगा कंडक्टिविटी। और फिर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन सी थी, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक रहेगी वो किसके बीच में रहेगी, करंट डेंसिटी। ठीक है, तुम्हारे पास रहेगी कंडक्टिविटी और तुम्हारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके बीच में एक रिलेशन जो आएगा दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो वो रहेगा तुम्हारे पास क्या, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक।